हाँ जी, सिपाही मोहम्मद, कैसे हो आप? ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? आ, जबरदस्त। अच्छा बड़ा जी। जबरदस्त लेक्चर है। वैसे मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए थे इससे रिलेटेड, अगर मैं पूछ सकूं तो। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। आ, मुझे ये बताएं कि जेनेटिक जो होता है हमारा कोड, उसकी वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं तो बीमारियां होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आप कह रहे हैं जीन डिफरेंट होता है, तो उसके भी डिसऑर्डर्स होंगे? दोबारा बोलिए। उसके भी डिसऑर्डर्स होंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर जो माइटोकॉन्ड्रिया के हैं उसके डिसऑर्डर्स हाँ होंगे? जी, हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर डिसऑर्डर हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसा होता है कि डिसऑर्डर अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाए तो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, समझे तो हैं? फिर वो कुछ और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बच्चे पैदा हो जाते हैं, पर वो बहुत सी चीजों में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते, वो बच्चे भी जल्दी मार जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाती है उनकी। तो वो माँ से ही ट्रांसफर होते हैं बच्चों में? मां से ही, मां से ही। मगर इसका अभी सबसे मजे की बात यह है कि इसका इलाज भी हुआ। दुनिया का जो पहला 3 पेरेंट्स से पैदा होने वाला बच्चा है, बेसिकली उसमें माइटोकॉन्ड्रियल ही मॉडिफिकेशन की गई है। जैसे क्या है कि ये देखें, जो पहला बच्चा 3 माँ बाप से पैदा हुआ है, उसका क्या सिलसिला था कि देखें, उसकी मां से आया एग, बाप से आया उसके अंदर स्पर्म। ठीक है जी। और यहां पे मां से जो एग आया ना, बेसिकली उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थे। ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था ना, ये वाला, ये फॉल्टी था। इसकी वजह से वो औरत प्रेग्नेंट होती थी पर उसके अबॉर्शन हो जाते थे। अब क्या हुआ, उन्होंने एक और औरत से ये माइटोकॉन्ड्रिया लिया। कैसे लिया? उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस इस मां का ले लिया, ये वाला। ठीक है। न्यूक्लियस यहां से लिया, जो आउटर सेल है सारे का सारा, वो उन्होंने लिया दूसरी मां से, यानी यहां पे। एंड अंदर जो है ना, यहां पे सेल नहीं था। ये माइनस मैंने इसलिए लगाया कि सेल में कुछ नहीं था, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया थे। ठीक है। और स्पर्म से जेनेटिक इंफॉर्मेशन उन्होंने लगाई। स्पर्म से जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने लगाई। ठीक है। और उसके बाद एक आपके पास जो है ना, वो फर्टिलाइज्ड एग बना, जो जिससे फिर बच्चा पैदा हुआ। ठीक है। तो ये जो बच्चा था, इसके 3 पेरेंट्स थे। एक मां जिसका एग था, दूसरी मां जिसका एग के अलावा जो था मटेरियल वो था, और तीसरा बाप जिसका स्पर्म था। तो ये 3 पेरेंट्स बच्चे के हो गए, जेनेटिक पेरेंट्स। ठीक है जी, ये बात है। समझे? तो ये रिसेंटली, जो पिछले से पिछले साल की बात है कि ये हुआ था। ठीक है। तो रिजी ने एक सुपर स्टिकर भेजा। रिजी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो अच्छा जी। तो अगर सर, अगर क्लोनिंग होती है तो वो तो जेनेटिकली हम करते हैं ना क्लोनिंग। जब हम क्लोन बनाते हैं एक किसी भी चीज का, तो हाँ, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को भी कॉपी किया जाएगा फिर? एग्जैक्टली exactly। उसमें देखें, अब माइटोकॉन्ड्रिया तो मेरे पर क्लोन क्या होगा? क्लोन ये होगा जो मेरी बॉडी से एक सेल लिया जाएगा और उसे किस स्टेज पे लेके जाया जाएगा, उसे वापस रिप्रोडक्टिव स्टेज के सेल के ऊपर लेके जाया जाएगा। ठीक है। और वो सेल एग्जैक्टली मेरी कॉपी है, उसके अंदर सब कुछ ही मेरा है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मेरे से आया, यानी क्लोन तो मेल का भी बन सकता है ना। तो उससे गालिब गया ऐसा करते असल में। हैं कि हाँ, अगली स्ट्रीम या उससे अगली स्ट्रीम पे जैसे मैंने कहा, मैंने ये किताब शुरू की है, तो इस तरह के जो सवालात आते हैं, आप इस तरह बेसिक जेनेटिक्स शुरू करें मैं और उसको फिर आगे लेके चलते हैं, ताकि शुरू का 1 घंटा हम इन चीज़ों पे बात करें, उसके बाद फिर कॉलर लेने शुरू कर देना, हाँ। ताकि लोगों को आसानी से समझ आना शुरू हो जाए। अभी रिसेंटली वो टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसके थ्रू सोमैटिक सेल को क्या किया जाता है, स्टेम सेल की स्टेज पे लेके जाया जाता है। ठीक है। फिर स्टेम सेल से, अगर आप स्टेम सेल की स्टेज पे किसी सेल को ले जाएं और उसे किसी मां के अंदर प्लांट कर दें एक खास तरीके के जरिए, मैं अब इतना सिंपल तो नहीं है, जारी बात है वो कॉम्प्लेक्स होगा उससे आगे, मैं भी उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझता। अगर उसे किसी औरत के अंदर प्लांट किया जाए तो वो बच्चे का, उस शख्स का क्लोन फिर पैदा होगा। ठीक ठीक है। हो गया। हाँ अच्छा, मैं बात करना चाह रहा था थोड़ी सी पाकिस्तान का जो फैमिली सिस्टम है उसके हवाले से, जो कि एक बड़ा टॉक्सिसिटी का माहौल पैदा करता है। मैं कर रहा हूँ पीएचडी, और मेरी रिसर्च का टॉपिक ही कुछ इस तरह से है कि किस तरह बहुत सारी जो डिफरेंट बीमारियां हैं वो अफेक्ट होती हैं आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है उससे। वो क्या उसमें सिविरिटी कम होती है, ज़्यादा होती है, जिस तरह सीजर्स हैं होते हैं एपिलेप्सी में और इस तरह की चीज़ें। तो आई जस्ट केम अक्रॉस समथिंग कि जो रियलिटी हमारी क्रिएट होती है ना हमारे दिमाग के अंदर साइकोलॉजिकली, वो जिस तरह जिसमें जो इन्वायरमेंट जिस तरह से हमें इफेक्ट करता है, वो चीज़ है कि
एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कॉरपोरेशन और एक होती है जिसे हम कहते हैं कंपटीशन। तो मोस्टली जब टॉक्सिक सोसाइटी क्रिएट होती है उसमें ये होता है कि आप एक डॉग ईट डॉग वाली रियलिटी क्रिएट करते हैं दिमाग के अंदर, यानी हर कोई एक दूसरे के लिए रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहा है। तो फैमिली सिस्टम जो हमारा होता है वो मोस्टली काफ़ी टॉक्सिक होता है और आपके बिहेवियर को इस तरह से वो जो है वो डिज़ाइन करता है कि आप एक मैनिपुलेटिव और टॉक्सिसिटी अपने अंदर पैदा करते हैं। और अगर एक बंदा कोई बेचारा शरीफ सा बंदा है वो उसमें हमेशा उसी स्लेव मोरालिटी के अंदर रह जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ, लेकिन इट जस्ट लाइक कि अगर आपके वालिदैन हैं वो भी आपको इस तरह से देखते हैं कि हमने अपनी औलाद की परवरिश इस तरह से करनी है कि कल को ये हमें जब हमारा वक्त ख़त्म हो जाए यानी हम कमज़ोर हो जाए तो ये हमें हमारी परवरिश करें, मतलब हमें पाल सके। तो वो इसके लिए वो शुरू से ही जो उसका फ्रेमवर्क बनाते हैं वो गिल्ट ट्रिपिंग और डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज करके कि बच्चे को एक गिल्ट दिया और इस तरह की वो सारी जिंदगी फिर इस तरह से रहता है कि मैं किसी को डिसपॉइंट तो नहीं कर रहा। उसके दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता है और कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाता कि वो कोई बड़ा सवाल कर सके या कुछ इस तरह कर सके। तो ये जो चीज है ना, इसी तरह बाकी जो लोग हैं मतलब चाचा मामा ताया सबकी आपने किसी की डिसएग्री नहीं करना, रिस्पेक्ट करनी है हर एक की। it is just creating a lot of a toxic environment in Pakistan. That is the reason कि जो है ना कि आप कोई प्रोडक्टिव दिमाग नहीं निकल पाता, उसमें से कोई प्रोडक्टिव सोच नहीं निकल पाती लोगों की। तो मैं इसके हवाले से बात करना चाह रहा था। आप इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि वो जाहिर बात है कि फ्रेमवर्क होता है। और दूसरी बात ये भी है, ये याद रखें कि मैं समझता हूँ कि जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में बच्चे रहते हैं ना, वो हर वक्त ख़ानदानी सियासत में भी इन्वॉल्व रहते हैं। यस। और वो भी एक बहुत ही डेंजरस किस्म की चीज़ है ख़ानदानी सियासत, क्योंकि उसमें फिर बच्चे पढ़ नहीं सकते। इधर घरों में ये चल रहा होता है कि किसने जो है वो पानी मतलब कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जब लोग रहते हैं तो 100 किस्म की उनकी छोटी छोटी बातों पर टेंशन चल रही होती है। ठीक है, वो बच्चे फिर उसी चीज़ में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं होता। अगर फर्ज करेंगे 2 पेरेंट्स हैं, वो घर में रहते हैं और वो दोनों लड़ने वाले नहीं हैं, उधर चाचा चाची अपने कमरे में रोज लड़ाई लगा के रखते हैं, तो बताएं बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो तरबियत पेरेंट्स करना चाह रहे हैं ना अपने बच्चे की, वो नहीं कर सकते। ठीक है, दादा ही दिन रात अगर लड़ाई दादा दादी की होती रहती है तो पूरा खानदान उससे इफेक्ट रहेगा। कोई एक बंदा बीच में से ऐसा है ना जो कि इंतहाई टॉक्सिक है, तो वो सत्यानाश पूरी फैमिली का करता है। कोई एक ऐसा है जो कि लड़ाई झगड़े में हर वक्त रह रहा है, कुछ कर रहा है। अब इतने लोग, अगर 50 बंदा घर में रह रहा होगा तो 50 बंदा आप ये कहते हैं कि वो सारे सही होंगे, उनमें से कोई वायलेंट भी होगा, अपनी बीवी को मार रहा होगा, कोई ऐसा होगा। मतलब कंबाइंड फैमिली सिस्टम में चाइल्ड अब्यूज़ के मसले बहुत ज़्यादा हैं, फिर सेक्सुअल अब्यूज़ के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें ये लोग कहते हैं वो जी ये बड़ा अच्छा है। भाई कोई अच्छा नहीं है। आप जो टॉक्सिसिटी आप अपने बच्चे को नहीं दे रहे वो कोई और दे रहा है आपके बच्चे को। ठीक है, आप जो नहीं कर रहे वो कोई और कर रहा है आपके बच्चों के साथ। तो कैसी तरबियत होगी कंबाइंड फैमिली सिस्टम में? बिल्कुल कचरा तरबियत होती है असल में। वो उसमें ये है ना कि बेसिकली होता इस तरह से है कि आप वैसे रिसोर्सेज कम है पाकिस्तान के, तो लोगों के पास इतने रिसोर्सेज की फाइट शुरू हो जाती है। दिस इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। तो उसमें एक होता है जीरो सम गेम क्रिएट हो जाती है कि अगर मैं दूसरे को मैनिपुलेट करूंगा या उसको दबा के रखूंगा तो फिर ही मैं ज्यादा रिसोर्सेज अपनी तरफ लेके आ सकता हूँ। तो उसमें हर कोई सियासत करता है फिर के रिसोर्सेज की एक गेम चलना शुरू हो जाती है। एक्चुअली अगर हम गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझे ना, जो कि देते हैं वो नैश इक्विलिब्रियम भी उसे कहते हैं, कि अगर आप कोलैबोरेट करके चलते हैं तो आपके रिसोर्सेज आपके पास आधा आधा आ जाएगा। बट द पॉइंट इज के फिर भी आपकी कोई ना कोई, वरना अगर एक दूसरे के साथ फाइट करते रहेंगे तो इन द लॉन्ग रन आप हमेशा हारते हैं। इसीलिए जंग के खिलाफ एक बात की जाती है कि जंग में भला किसी का नहीं होता, मतलब उसमें हमेशा हार ही हो रही होती है। जो दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, बेशक वो एक तरह से जीत गए हों लेकिन दूसरी तरह से वो हार रहे होते हैं। तो दिस इज द सेम थिंग जो कि एक फैमिली सिस्टम के अंदर हमारे स्पेसिफिकली जब ये हम कहते हैं कि यार हमारे फैमिली सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ये लोग उस पर तनकीद करते हैं कि शायद हम ना फैमिली सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कोलैबोरेशन नहीं है यहाँ पे सियासतें चल रही हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि क्या 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 मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से एक टॉक्सिसिटी का माहौल पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और वो आगे नहीं जाने दे रहा, किसी भी आगे नहीं जाने दे रहा, और सारी एक पानी की तरह
कोई आगे स्टैटिक हो चुका है, कोई डिफरेंस नहीं आ पा रहा उसमें। चलें ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। सही है। हाँ जी, बहुत इसमें मैं शुक्रिया। बस एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने नैश इक्विलिब्रियम की बात करी और जॉन नैश इज अ हीरो ऑफ माइन। तो जी जी देखो, आपने ना ये बात बहुत केयरफुली करी है एंड आई रियली रिस्पेक्ट इट, बट आप ये खुद ही सोचो कि अगर नैश इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो एक सिस्टम है, ठीक है, अगर आप गेम थ्योरी की तरह से इसको मॉडल करना चाह रहे हो, और एक प्लेयर है जिसको पता है कि बाकी सारे प्लेयर्स विल मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द नैश इक्विलिब्रियम एक्शंस, तो वो अपना रिवॉर्ड मैक्सिमाइज कर सकता है ना। हम्म। समझ रहे हो आप? मैं समझ रहा हूँ, ठीक लेकिन है आप कि अगर अगर मुझे पता है कि बाकी सब लोगों ने रिवॉर्ड शेयरिंग करनी है, लेकिन गेम सिस्टम ऐसा है कि मुझे पता है कि बाकी सब ने शेयरिंग करनी है, और तो मैं आगे बढ़ के अग्रेसिव मूव्स मेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो जी हमारे जी सिस्टम्स में भी कोलैबोरेशन। अगर आप देखोगे ना, ये जो फैमिली सिस्टम को आप एज अ नैश इक्विलिब्रियम की तरह ट्रीट कर रहे हो, आप उसमें ये देखोगे कि जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव प्लेयर होगा ना, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग फैमिली मेंबर होगा, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा चलते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल धीरे ऐसे ही धीरे है। क्या होता है कि बाकी लोग भी इसी अग्रेशन की तरफ आ जाते हैं। दिस लीड्स टू द ब्रेकअप ऑफ द ट्राइब। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि नैश इक्विलिब्रियम एक होम्योस्टेसिस की तरह, एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह परमानेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये ह्यूमंस के नेचर को देखते हुए ऐसा होता नहीं है। बिकॉज आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस पर्सपेक्टिव कि आप इसमें मतलब आप क्या इसमें सवाल क्या करना चाह मैं रहे ये हैं, कह क्योंकि रहा मैं था कि मैं आप थोड़ा ये नहीं समझ कह रहा हूँ। सकते कि नैश इक्विलिब्रियम की तरह अगर फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो नहीं नहीं, परमानेंटली वो एग्जिस्ट मैंने करता ये रहेगा। नहीं कहा कि मैं नैश इक्विलिब्रियम की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं नैश इक्विलिब्रियम की तरह उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक जिस तरह आपने बात की अग्रेशन की, कि एक बंदा है जो कि ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे जीरो जीरो सम गेम का एक कॉन्सेप्ट होता है कि करेक्ट। इफ आई एम पावरफुल तो ही रिसोर्सेज मेरे पास ज्यादा आ सकेंगे करेक्ट। और मैक्सिमम रिसोर्सेज मेरे पास आ सकेंगे। बिल्कुल। और दूसरे वाला जो है वो अगर इतना ताकतवर नहीं है और मैं उसको ताकतवर ना बनाऊं, हाँ एवरी रिलेशनशिप आप उस तरह से देख रहे हैं कि हर हर ताल्लुक हाँ, के अंदर बिल्कुल मैं समझ आप गया। कंपटीशन में आ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। तो एक्चुअली इन द लॉन्ग रन ये होता है कि अगर लेट से मेरे पास ताकत ज्यादा है और सामने वाले के पास ताकत कम है और मैं उससे फाइट कर रहा हूँ और मैं compete कर रहा हूँ, लेकिन मैं वक्ती तौर पे तो मैं जीत रहा हूँ, लेकिन करते करते सामने वाले की भी एक स्ट्रेटेजी क्रिएट होगी, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो उसमें करेक्ट। क्या है कि एट द एंड आपके रिसोर्सेज, आप मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जाएंगे और हमारे पास एक वो फिर जीरो सम गेम नहीं रहेगी, वो सिंपल बिल्कुल, हो इट जाएगी, इज वो जीरो सम से डिस्टर्ब हो गई। आई एग्री डिस्टर्ब विद हो यू ऑन जाएगी। तो दैट। वो जो नैश कहता है वो कहता है कि द बेस्ट ऑप्टिमल वो यही है कि दोनों कोलैबोरेट करके चले, जिसमें कि आप सामने वाला और मेरे वाला। और जिस तरह देखिए, मैं सोसाइटी को इस तरह से जब देखता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ स्पेसिफिकली अब ये जिस तरह वेस्ट की सोसाइटीज है, उनके अंदर कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप कोलैबोरेट, ये एक चीज है सिंपल, वो गांधी जी ने जो बात की थी कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द मेक्स द वर्ल्ड होल ब्लाइंड। वर्ल्ड ब्लाइंड। और ये बहुत मतलब इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि यस इट इज ट्रू कि कंपटीशन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, यू हैव टू कोलैबोरेट, यू हैव टू कोलैबोरेट। और जो जिन बेसिस पे आप compete कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर रिलीजन की बेस पे compete कर रहे हैं लोग, तो अब उसमें उसमें ये चीज भी आ जाती है, सोशल फेंट्स आ जाते हैं लोग, के वो आके तो आपके सामने एक बात करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत नेक हैं, बट द पॉइंट इज कि अपनी रियल लाइफ में वो कुछ और होते हैं। तो दिस इज सम, ये सारा एक मैनिपुलेटिव सा इन्वायरमेंट है जो कि क्रिएट हुआ है। और अगर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, ये सारे टैक्टिक्स हैं गेम खेलने के। तो एवरीवन इज प्लेइंग अ गेम इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली, और कोलैबोरेशन को चलें समझ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है सिपाही मोहब्बत, ठीक है, बात किसी और तरफ जाती जा रही है। सही है। चलिए। यार ये नैश की गल हो रही है, जी साहब चुप करके बैठे हैं, जी साहब बात करें आप भी। नहीं वो चलें ठीक है, सही है। आसिम भाई आप भी चुप ही रहे ना। ये पंजाबी वाली नाच तो नहीं है? जनाब
चलो ठीक है, सही। ठीक चले है, सिपाही मोहम्मद, शुक्रिया, चलते हैं आगे और फिर, ठीक मैं है। चाहूंगा कि अगर बात बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गई है असल में ना, ठीक है, हाँ जी, लोगों हाँ को जी। समझ नहीं आ रही। हाँ चलो ठीक है, Apologies हाँ about जी, that. चले ठीक है, ओके जी। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।